डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अधिनियम केंद्र सरकार को नदी जल विवाद का निर्णय लेने के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। 2. न्यायाधिकरण का निर्णय विवाद के पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं है। 3. जल विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, लाल चंदन यानी रेड सैंडलवुड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लिए स्थानिक है। 2. वे आमतौर पर ठंडे समशीतोष्ण जलवायु में विकसित होते हैं। 3. यह अपने समृद्ध रंग और चिकित्सीय गुणों के लिए जाना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी मांग पक्ष से अर्थव्यवस्था की एक तस्वीर दर्शाते हैं। 2. सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए आपूर्ति पक्ष से अर्थव्यवस्था की एक तस्वीर दर्शाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों, 1 और 2। अगला प्रश्न था, मीठी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस पहल का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देना है। 2. यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, आल्प्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह उत्तरी अफ्रीका के एटलस पर्वत से लेकर हिमालय के परे तक फैला हुआ है। 2. आल्प्स मध्य और भूमध्य सागरीय यूरोप के बीच एक इंटरजोनल पर्वत प्रणाली है। 3. आल्प्स से माउंट ब्लांक पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 3। अगला प्रश्न था, अमेरिका में मानव रोगी में पहली बार सूअर के हृदय के प्रत्यारोपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए पर्यवेक्षण प्राधिकरण है। 2. सर्जनों ने एक सूअर के दिल का इस्तेमाल किया जिसकी कोशिकाओं में शुगर को हटाने के लिए जीन एडिटिंग की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों, 1 और 2। अगला प्रश्न था, कॉपरनिकस विश्लेषण के अनुसार 2021 पृथ्वी का 5वां सबसे गर्म वर्ष था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2021 वर्ष 2015 और 2019 की तुलना में थोड़े अंतर से 5वां सबसे गर्म वर्ष था। 2. विश्लेषण के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता की वृद्धि दर बढ़ी है। 3. पिछले साल वैश्विक स्तर पर औसत तापमान औद्योगिकरण से पहले की तुलना में 1.1 से 1.2 डिग्री सेल्सियस यानी 2 से 2.2 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, डोनबास क्षेत्र जो अक्सर समाचारों में देखा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब था यूक्रेन। अगला प्रश्न था, लाल बहादुर शास्त्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह भारत रत्न के पहले मरणोपरांत प्राप्त करता थे। 2. उनका देहांत ताशकंद वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ। 3. प्रधानमंत्री बनने से पहले वह रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के विभागों के प्रभारी थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था उपरोक्त सभी। अंतिम प्रश्न था, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। 2. यह उच्च दबाव का क्षेत्र है जो उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, हिमपात और कोहरा लाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। सामूहिक सुरक्षा संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सोवियत संघ के बाद के देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। 2. इसे ताशकंद समझौता भी कहा जाता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य नहीं है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO से देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में मदद करने का आह्वान किया। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसमें 6 देश हैं, जो 2002 में लागू हुआ था। इस अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन पर 15 मई 1992 को हस्ताक्षर किए गए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद बने देश रूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने 1992 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अतः कथन एक सत्य है। इसे ताशकंद समझौता भी कहा जाता है। अतः कथन दो भी सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2. राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की वजह यह है कि इसी दिन 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसलिए कथन एक सही है। इसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें देश भर के युवा विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इस महोत्सव का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किसी एक राज्य सरकार के साथ मिलकर किया जाता है, इसलिए कथन दो भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस इंडेक्स में किसी देश के पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग दी जाती है कि उस देश का नागरिक दुनिया के कितने देशों में विदाउट अ प्रायर वीजा यात्रा कर सकता है। 2. जापान एवं सिंगापुर इस इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। 2022 की पहली तिमाही के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स में भारत में पासपोर्ट पावर में सुधार देखा गया है। इस बार भारत की रैंकिंग 83वीं थी, जो कि पिछले साल 90वीं थी। इस इंडेक्स में किसी देश के पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग दी जाती है कि उस देश का नागरिक दुनिया के कितने देशों में विदाउट अ प्रायर वीजा यात्रा कर सकता है, इसलिए कथन एक सही है। इसे 2006 में लॉन्च किया गया था। इसमें 199 पासपोर्ट्स को रैंकिंग दी जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत GATT एवं बाद में इसका स्थान लेने वाली संस्था WTO का संस्थापक सदस्य है। 2. 1986 से 1994 तक चले GATT के उरुग्वे राउंड के परिणाम स्वरूप WTO का निर्माण हुआ। 3. ईरान WTO का सदस्य है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल एक और दो। भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय में चीनी निर्यात सब्सिडी पर एक फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इस फैसले में यह कहा गया था कि भारत द्वारा चीन एवं गन्ना पर दी जा रही सब्सिडी एवं अन्य सहायता वैश्विक व्यापार मानक के अनुरूप नहीं है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच वैश्विक व्यापार विवाद को डील करता है। GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का स्थान बाद में WTO ने लिया। 1986 से 1994 तक चले GATT के उरुग्वे राउंड के परिणाम स्वरूप WTO का निर्माण हुआ था, इसलिए कथन दो सही है। 1 जनवरी 1995 को WTO ने काम करना शुरू किया। भारत GATT एवं बाद में इसका स्थान लेने वाली संस्था WTO का संस्थापक सदस्य है, इसलिए कथन एक सही है। यूरोपियन यूनियन सहित 164 देश WTO के सदस्य हैं एवं 23 ऑब्जर्वर देश हैं, जिसमें ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि शामिल हैं, इसलिए कथन तीन गलत है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विश्व आर्थिक मंच एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। 2, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF द्वारा जारी की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में हुए एक सर्वे में पाया गया कि अनुपात के हिसाब से WEF के 10 सदस्य देशों में से केवल एक देश को उम्मीद है कि अगले 3 वर्षों में वैश्विक इकोनॉमिक रिकवरी में तेजी आएगी। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF द्वारा ही जारी की जाती है, इसलिए कथन 2 सही है। WEF द्वारा ही जारी की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट और इंडेक्स निम्नलिखित हैं: एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर और निर्माता देश यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन: 1, INS विराट यूनाइटेड किंगडम, 2, INS विक्रमादित्य रूस, 3, INS विक्रांत अमेरिका। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में 1961 में शामिल किया गया तथा 1997 में इसे डीकमीशन किया गया। भारत ने 1961 में यूनाइटेड किंगडम से विक्रांत लिया था, इसलिए कथन 3 गलत है। INS विराट भारतीय नौसेना में 1987 में शामिल किया गया जो 2016 तक रहा। यूनाइटेड किंगडम की HMS यानी हर मैजेस्टीज शिप हरमेस को ही भारतीय नौसेना में INS विराट के रूप में शामिल किया गया, इसलिए कथन 1 सही है। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है। इसे 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कंट्री ऑफ ओरिजिन रूस है, इसलिए कथन 2 सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना 1992 में विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के लिए यूनेस्को में समन्वय स्थापित करने के लिए की गई थी। 2, इसका कार्य केवल साइट का नॉमिनेशन करना एवं साइटों की स्थिति पर रिपोर्टिंग करना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। यूनेस्को का विश्व धरोहर केंद्र अपनी वेबसाइट पर भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में हिंदी में जानकारी पब्लिश करेगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र की स्थापना 1992 में की गई थी। यह विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के लिए यूनेस्को में समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह स्थलों के नॉमिनेशन को तैयार करने में न केवल देशों की सहायता करता है बल्कि कन्वेंशन के दिन प्रतिदिन के मैनेजमेंट को भी देखता है। इसके अलावा धरोहर स्थलों की स्थिति पर रिपोर्ट करना एवं जिन स्थलों पर खतरा है उसके लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी जुटाना इसका मुख्य कार्य है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा के जाने माने साहित्यकार मंगलू चरण बिस्वाल का निधन हो गया? मराठी, हिंदी, संथाली या फिर उड़िया? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उड़िया। प्रख्यात उड़िया साहित्यकार और अनुभवी शिक्षक मंगलू चरण बिस्वाल का 87 वर्ष की अवस्था में हाल ही में निधन हो गया। 1935 में जन्मे मंगलू चरण बिस्वाल द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तकें दरिया परीरा कविता, अष्टारगरा कवि, दी धरालुहा, अग्निसभा और अनन्या आदि हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, उड़िया। अगला प्रश्न है, डोगरा वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वे मूल रूप से सिख थे। 2, महाराजा गुलाब सिंह ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कश्मीर जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत है।
जम्मू कश्मीर की सरकार ने तत्कालीन देशी रियासत के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित करने को लेकर मांग पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि डोगरा वंश मूल रूप से राजपूत थे, इसलिए कथन 1 गलत है। वे जम्मू के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले राजपूतों के प्रमुख होते थे। 1820 में गुलाब सिंह जब जम्मू का राजा बने तब डोगरा वंश की शुरुआत हुई। उन्होंने लद्दाख और बाल्टिस्तान का अधिग्रहण कर अपने क्षेत्र का विस्तार किया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में गुलाब सिंह युद्ध से दूर ही रहे थे, हालांकि बाद में उन्होंने मध्यस्थता के रूप में भूमिका निभाई। इस युद्ध में गुलाब सिंह के दूर होने से खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें कश्मीर दे दिया, इसलिए कथन 2 गलत है। आपको बता दें कि देश की आजादी के बाद गुलाब सिंह के परपोते हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह सुअर से मनुष्यों में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। 2, खाद्य सुरक्षा को लेकर इसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में थाईलैंड में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पहला केस मिला है। यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरल बीमारी है जो सभी उम्र के घरेलू और जंगली सूअर दोनों को प्रभावित करती है। यह सूअर से मनुष्यों में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इसलिए इससे मानव स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए कथन 1 सही है। खाद्य सुरक्षा को इससे खतरा नहीं है, इसलिए कथन 2 गलत है। यह दुनिया भर के देशों में पाया जाता है। यह थाईलैंड, हैती, चीन, मंगोलिया और वियतनाम के साथ साथ यूरोपीय संघ के कुछ हिस्सों में भी फैल गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा दरवाजा गैस क्रेटर किस देश में स्थित है? तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने विशेषज्ञों को दरवाजा गैस क्रेटर को बुझाने के लिए तरीका खोजने का आदेश दिया है। यह तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में स्थित है। इसे गेटवे टू हेल यानी नरक का दरवाजा भी कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर इसे काराकुम की चमक यानी शाइनिंग ऑफ काराकुम कहा जाता है। बताया जाता है कि 1971 में रूसी वैज्ञानिक काराकुम रेगिस्तान में प्राकृतिक गैस के भंडार को खोज रहे थे। गैस को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें आग लगा दी। उन्हें लगा कि कुछ दिनों में यह गैस खत्म हो जाएगी और आग बुझ जाएगी, लेकिन आज भी लगभग 51 साल बाद गड्ढे में आग जल रही है, जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पर्यटकों के लिए यह एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल प्रवासी भारतीयों यानी ओवरसीज इंडियंस से संबंधित नहीं है? प्रवासी कौशल विकास योजना, वज्र, स्ट्राइव या फिर नो इंडिया प्रोग्राम? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।